एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि नौकर ही बनना है, नौकरी ही करनी है। कहते हैं इनलाइटमेंट लीड टू एम्पावरमेंट, मतलब एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा यानी दिमाग को जिंदा करने की चीज है। शिक्षा जो है दिमाग को जिंदा करने की, जैसे बुद्ध ने किया, बुद्ध को भी शिक्षा मिली और बुद्ध को भी बुद्ध ने घर को त्यागा 23 वर्ष की उम्र में, उन्होंने भी शिक्षा ली और इस शिक्षा लेने के बाद उन्हें क्या एक चेतना का विकास हुआ अंदर, उन्होंने राजमहल को छोड़ा, तो ये शिक्षा लेने के बाद हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर के बिल्कुल पास में, और जहां पर हूं मैं अभी ये दुधिया है और बिरड़ गांव है। और बिरड़ गांव में मेरे साथ में 2 युवा साथी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस में दिखाई दिए। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि इनसे कुछ चर्चा की जाए और जाना जाए कि जो ये ड्रेस है कोई संगठन का कोड है, कुछ और है, या कुछ अलग ही तरीके से काम कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? आचार्य अनुराग। आचार्य अनुराग, यानी कि अध्यापक हैं। जी। किस चीज़ के अध्यापक हैं? भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएँ हैं, दंपत से शिक्षा लिए हैं और उसमें एग्ज़ाम दिए, पास हो गए और आचार्य बने। अच्छा, धम्पद ये है क्या? कोई संगठन है, संघ है, या कुछ और चीज़ है? वो एक तरह से सीखने का एक संघ है। क्या सिखाता है वो? वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सिखाते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ क्या कहती है? क्या संदेश देती हैं? वह समाज के प्रति जागरूक और समानता की ओर बढ़ने का एक शिक्षा देती है। जी। अच्छा, धम्पद संघ से क्या सीखा है? थोड़ा-सा वो बताएँ हमारे दर्शकों को। जी, धम्पक संघ से मैंने क्षमा याचना हो गया, जैसे हो गया ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बन अपराधं क्षमतु मे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते, क्षमा अच्छा, कीजिए। आपने ये बोला है, ये कौन-सी भाषा है? आपने 2 भाषाएँ, हिंदी तो मैं समझ पा रही हूँ कि जी, आपने हिंदी में बोला है, लेकिन उससे पहले एक भाषा इस्तेमाल की, वो कौन-सी है? ये पाली भाषा है। ये पाली भाषा है। अच्छा, और क्या सीखा धम्पद संघ से? धम्मपद से नमन को गाथा सुनाता हूँ। मनो पुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नन दुख मनमेति चक्कम व वहतो पदम। ये क्या कहती है ये गाथा? क्या ये संदेश देती कहती है? है, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही इसका प्रधान है, मन से ही उत्पन्न होती है। यदि दुखी मन से कोई वचन बोलता है या पाप कर्म करता है, तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार चक्का पहिया खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि मन मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। बिना मन के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज़ का हम आगाज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं मन से ही शुरू होता है। तो आदरणीय जी, अभी आपने कहा कि धम्पद संघ से सीखा है, आचार्य भी बने हैं, तो अपने क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे हैं, या सिर्फ़ सीखा है, अपने तक सीमित रख लिया? हमारा स्कूल भी है, तो बच्चों को धीरे-धीरे सिखाने का काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम इस संघ से कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं? क्या परिवर्तन जो आता है इन चीज़ों से? जो मैंने सीखा है, जो हमारे में अंदर परिवर्तन आया है, उस तरह के परिवर्तन बच्चों में देखना चाहते हैं, जो समाज के लिए अच्छा है। अच्छा, क्या परिवर्तन आया? थोड़ा-सा इस पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि कह तो दिया आपने परिवर्तन आए, लेकिन परिवर्तन कैसा आया है? परिवर्तन यही आया कि हमारे जीवन में अच्छे विचार उत्पन्न हुए, किसी को गाली देना और बेकार कार्य करना, द्वेष, ईर्ष्या, राग आदि चीज़ें धीरे-धीरे हमारे अंदर से ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, मतलब ये धम्म के माध्यम से हो रही हैं? केवल धम्म के माध्यम से। जी, तो देखिए, धम्म बहुत महत्वपूर्ण, और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि धम्म दवाई है। जिस व्यक्ति ने इसको इस्तेमाल कर लिया, उसका इलाज तो होना ही होना है। और अभी आदरणीय जी ने बताया भी है, इसी कड़ी मेरे साथ में दूसरे युवा साथी भी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, क्या करते हैं? मैं भी एक शिक्षक हूँ। अच्छा, शिक्षक हैं। अच्छा, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है समाज में, और खासकर बच्चों के जीवन में? समाज में शिक्षक की जो भूमिका होती है, उसके अंदर सही चरित्र का निर्माण करना। उस चरित्र का निर्माण कैसे होगा? उस चरित्र का निर्माण शिक्षा के बदौलत होगा। और जो आचरण है धार्मिक? जो आचरण है ये शिक्षा के उपदेश से आते हैं। जो भी उपज होती है, जैसे हम लोग उनको पढ़ाते हैं, चाहे जैसे कि कुछ बौद्ध की दीक्षाएँ हैं, चोरी हुँ। नहीं करना है, सम्यक
मतलब जो जैसे कि समय से खाना है, समय से सोना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, व्यभिचार का पालन नहीं करना है। तो ऐसे बहुत तरह के जो बुद्ध के नियम हैं, उनके उपदेश, अगर उनके उपदेशों पे हम लोग चलेंगे, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, झूठ बोलने का मन नहीं करेगा, वासना में जीवन नहीं बिताना है। तो ऐसे बहुत तरह के उन्होंने शिक्षाएँ दी हैं। अगर उनके शिक्षाओं पे हम लोग चलेंगे, तो हमारा जीवन बहुत सरल और सहज हो जाएगा और विनम्रता और करुणा से भर जाएगा। अच्छा, आप बुद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत देश में आप जैसे युवा भगवा झंडा उठा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो क्या आपकी भी मांगे इसी तरह की हैं या कुछ और सोचते हैं? नहीं, हम लोग समाज को एक मतलब हम लोग समाज को चाहते हैं कि समानता का मतलब सभी को हक मिले। जैसे हुँ। हम लोग का मतलब ये है कि जैसे सभी के पास शिक्षा, रोटी, कपड़ा, ये छत मतलब सभी के पास हो। इतना मिल जाए जो नेसेसरी है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, कोई भी युवा देश के निर्माण में किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है? वो देश के निर्माण में अगर चाहे तो अपना जैसे लोग हिस्सेदारी हिस्सेदारी दे रहे हैं आज भी। कुछ युवा हैं जैसे कि पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद वो उनका मतलब ये है कि पढ़ने का जो मेन प्रायोरिटी है, उनका पढ़ने का प्रायोरिटी है एजुकेशन लेने के बाद उनका एम्पावरमेंट में योगदान दे रहे हैं। कुछ लोग जैसे ने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद उनका जो मेन इंटरेस्ट क्या है नौकरी करना। तो हुँ। जो एजुकेशन है ये नौकर नहीं बनाती। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि नौकर ही बनना है, नौकरी ही करनी है। एजु इन कहते हैं एनलाइटमेंट लीड टू एम्पावरमेंट मतलब एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा यानी दिमाग को जिंदा करने की चीज़ है। शिक्षा जो है दिमाग को जिंदा करने की जैसे बुद्ध ने किया, बुद्ध को भी शिक्षा मिली और बुद्ध को भी बुद्ध ने घर को त्यागा 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने भी शिक्षा ली और ये शिक्षा लेने के बाद उन्हें क्या एक चेतना का विकास हुआ अंदर, उन्होंने राजमहल को छोड़ा तो ये शिक्षा लेने के बाद हुआ। ये चीज़ें हैं। इससे हम अपने समाज का भी निर्माण कर सकते हैं और समाज का भी निर्माण कर सकते हैं। सम्राट अशोक के बारे में उनकी भी जी। जयंती गई है, थोड़ा-सा बताएँ? सम्राट अशोक के बारे में बताना चाहता हूँ। उनसे पहले मैं सम्राट अशोक से पहले मैं बुद्ध के जीवन में थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि 563 बीसी में उनका जन्म हुआ। बीसी का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है आफ्टर बेडूनिन। तो 563 में उनका जन्म हुआ और वो शाक के गढ़ के कुल से आते थे और वो तो जब वो माँ के गर्भ में थे, तो उनके माँ के गर्भ में उनके उनके माँ को एक स्वप्न आता है कि सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश हो रहा है। तो अपने ननिहाल जा रहे थे वो, तो उसी बीच में जंगल में उनका जन्म हुआ था और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी माता जो थी, उनका निधन हो गया। तो उसके बाद प्रजापति गौतमी ने उनका लालन और पालन किया। आप सम्राट अशोक की बात पूछी है मैंने और आप जी, बता जी। रहे हैं बुद्ध की बात। जी, जी, तो मैं बता रहा हूँ मैं उनकी थोड़ा-सा जीवन में प्रकाश मैं बोला ना नहीं, थोड़ा प्रकाश तो बहुत सारे लोग जानते हैं, उनके जीवनी पढ़ लेते हैं, हुँ, जगह-जगह मिल जाती है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, किताबों में। हुँ, लेकिन जो मेरा सवाल था कि बेसिकली कोई भी व्यक्ति होता है या हुँ, महान पुरुष होता है, बिल्कुल। वो कोई काम करता है तो उससे क्या सीख समाज लेता है? तो जो उसे समाज लेगा मैं आता हूँ सम्राट अशोक पे आता हूँ। क्यों सम्राट अशोक जब वो 263 से 200 लगभग मतलब 61 बीसी तक उन्होंने रहा। तो इसके 261 बीसी में उनका राज्याभिषेक होता है। सम्राट का 261 में राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक के बाद अपने 13वें वर्ष वो क्या करते हैं कलिंग का युद्ध लड़ते हैं और जब कलिंग के युद्ध लड़ते हैं, तो कलिंग के युद्ध लड़ने का मतलब था कलिंग उनके साम्राज्य से अलग होना चाहता था, तो उनके आँखों में वो खटक रहा था क्योंकि कलिंग इकोनॉमी का सबसे बड़ा रोल था वहाँ पे। तो जब जैसे वो अलग होना चाहते हैं, तो उनका मतलब था कि मैं उन्हें मिलाना चाहता हूँ। तो कलिंग एक अलग व्यापार कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि कलिंग के ऊपर आक्रमण किया और आज तक ये मिथक बनी हुई है कि कलिंग का राजा कौन था? आज तक ये घटना मिथक है और कोई भी इतिहासकार ने इसको डिफाइन नहीं कर पाया कि कलिंग का युद्ध जो है सम्राट अशोक और किस राजा के बीच में हुआ था। तो उसने क्या किया कि वहाँ पे जब उन्होंने आक्रमण किया, तो वहाँ पे लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ और कई स्त्रियों का घर उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, कई बच्चे अनाथ हुए। इसकी विभीषिका को देखते हुए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और बौद्ध धर्म की ओर बढ़े और इसके बाद उन्होंने पाली में एक धम्म लिपि लिखवाई जो कि पाली लैंग्वेज था। इसके बाद उन्होंने धर्म लिपि को लिखवाया और उन्होंने क्या किया इसके बाद जब उनकी पुत्री संघमित्रा और जब उनका पुत्र महेंद्र हुआ तो उसने क्या किया कि उसे प्रचार के लिए श्रीलंका चाहे देश-विदेश के एक-एक कोने में प्रचार के लिए उन्होंने भेजा और इसी के बाद उन्होंने क्या किया कि
उनके टाइम से जो उनका धर्म था सबसे मतलब प्रचलन में आया बहुत ज़्यादा, क्योंकि तो था ही, लेकिन वो चीज़ें बहुत मिट चुकी थीं। जब सम्राट अशोक आया, जब उनकी विभीषिका बदल गई, क्योंकि उन्होंने उनके जो आचरण थे अपने जीवन में उनको फ़ॉलो किया, उनको उतारा, तो उनके विचार में, हृदय में परिवर्तन हो गया। ये विभीषिका देख के, जो कत्ल खूनों को देखते हुए, तो उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया। तो इससे ये हुआ कि उस टाइम के जो लोग थे उनके भी जीवन में बहुत सारे आए, लेकिन इसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग आया तो बहुत सारे हमारे बौद्ध भिक्षु को जो मतलब कत्लेआम ये सब सारी चीज़ें हो गई, तो उन चीज़ों को थोड़ा देखा जाता है। अच्छा, किसी भी व्यक्ति के जीवन में धम्म की क्या भूमिका है? धम्म में भूमिका ये है कि पहली बात कि हमारे चित्त में परिवर्तन होता है, हमारे दिमाग में परिवर्तन होता है, हमारे सेरिब्रम में परिवर्तन होता है। उनके जो विचार हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, समय से सोना है, समय से उठना है, समय ये तो जो आचरण, ये बुद्ध के आचरण हैं। इन्हीं के आचरण से उनके नैतिक जीवन का विकास होता है, नैतिक जीवन का विकास होता है, उनके सामाजिक जीवन का विकास होगा। जब सामाजिक जीवन का विकास होगा तो अच्छा समाज जो है अच्छे देश का विकास करेगा। जी, चलिए बहुत-बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।